बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट्स, इससे पहले हम रिसर्च डिज़ाइन के हवाले से पढ़ रहे थे। उसके एलिमेंट्स क्या हैं, हमने क्वेश्चनर को डेवलप करना भी सीखा। अब इसमें उसके बाद हमने सैम्पलिंग डिज़ाइन को पढ़ा। सैम्पलिंग क्या चीज़ है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द राइट इंडिविजुअल्स। A sample is used to represent the whole population. A sample should be representative. Sampling process include defining population, sampling frame, sampling design, sample size, and executing sampling process. ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे different sampling designs कौन कौन से हैं। Today we will learn to differentiate between probability and non-probability sampling, to learn about the types of probability sampling, and to learn about the types of non-probability sampling. Probability sampling में सबसे पहले है simple random sampling. It is also called unrestricted or simple random sampling. It is a technique which ensures that each element in the population has an equal chance of being selected in the sample. कि जो अनरेस्ट्रिक्टेड या सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, इसमें हर एलिमेंट जो होता है एक पॉपुलेशन का, जो हर इंडिविजुअल आइटम है उसके अंदर, दैट हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन द सैम्पल। द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज द लीस्ट बायस एंड ऑफर्स द मोस्ट जनरलाइजेबल। ये सबसे आसान और सबसे अच्छी सैम्पलिंग प्रोसीजर में होता है। Major advantage of simple random sampling is its simplicity, and the sampling process could become cumbersome and expensive. एक इसका ये बेनिफिट है कि ये बहुत सिंपल है, और एक ड्रॉबैक भी है कि ये बाज़ का काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। कि हमारे पास एक लिस्ट है, उसमें से हम अपने एक रिक्वायर्ड सैंपल सेलेक्ट करते हैं, फिर उन सेलेक्टेड लोगों से उन सेलेक्टेड आइटम्स के साथ जो कॉन्टैक्ट करना, उनके पास जाना, ये हमारा काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है। For example, choosing raffle tickets from a drum, computer-generated selections, random number tables. ये डिफरेंट इसके जो मेथड्स हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के। जैसे हम सिंपल एक कमेटी आजकल लोग डालते हैं, पर्चियाँ डाली और उसमें से अपने रिक्वायर्ड नंबर जो है वो उनको सेलेक्ट करते हैं। तो ये एक सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बहुत एक सादा सा तरीका है। Restricted or complex probability sampling. It is an alternate to simple random sampling design. Several complex probability sampling designs can be used. Efficiency is improved in that more information can be obtained for a given sample size using the complex probability sampling procedure. क्योंकि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है वो बाज़ का तो उससे थोड़ा सा आगे जाना पड़ता है, उसमें कम्प्लेक्सिटी डेवलप होती है। और ये जो है इसमें अभी हम देखते हैं कौन कौन से मेथड्स हैं। The most common complex probability sampling designs are systematic sampling, stratified sampling, cluster sampling. It is also called area sampling and double sampling. हम ये जो restricted और complex probability sampling techniques में हम ये चार मेथड पढ़ेंगे। Static sampling. It is a technique in which an initial starting point is selected by a random process, after which every kth number on the list is selected to complete the sample, where k is equal to capital N over small. हमारे पास एक हम सबसे पहले एक स्टार्टिंग पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, वो रैंडमली सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद उसके अंदर k को ऐड करते हैं, और उसके बाद एवरी केथ नंबर जो है वो आइटम उस पॉपुलेशन को वो सेलेक्ट करते हैं। इसका प्रोसीजर थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सैम्पलिंग इंटरवल, पॉपुलेशन साइज डिवाइडेड बाई प्री डिटरमिन्ड सैंपल साइज। पॉपुलेशन साइज कैपिटल एन है, सैंपल साइज जो है स्मॉल एन है। कैपिटल एन को स्मॉल एन से डिवाइड करें तो वो जो एक वैल्यू आती है, दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग इंटरवल। हाउ टू ड्रा? कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल सैम्पलिंग इंटरवल। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास टोटल पॉपुलेशन में 200 इंडिविजुअल्स हैं और हम 20 सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो 200 over 20 is equal to 10, क्योंकि हमारा जो सैम्पलिंग इंटरवल है वो 10 है। Select a number 1 and SI randomly between. Select a number between 1 and SI. तो
1 और 10 के दरमियान जो हमारा ये जो सैम्पलिंग इंटरवल है, ये जो हमारा पहला ग्रुप बनता है, इसमें हमने एक आइटम सेलेक्ट करनी है, रैंडमली सेलेक्ट करनी है. Go to this number as the starting point, and item on the list here is the first in the sample. हमारा फॉर एग्जाम्पल 3, हमने पहले 10 में से रैंडमली सेलेक्ट किया, फॉर एग्जाम्पल वो 3 है. Add SI to the position number of this item. हमने 3 में 10 को ऐड किया तो 13, ये हमारा दूसरा जो आइटम जो हमने सेलेक्ट किया. कंटिन्यू दिस प्रोसेस अंटिल द डिजायर्ड सैंपल साइज इज रीच्ड. तो हमने जितना भी सैंपल 20 का ड्रा करना है, तो हम 13 जमा 10 करेंगे, 23 जमा 10 33 जमा 10 43. तो ये हमारे जो आइटम नंबर होंगे वो हमें सिलेक्ट होते जाएंगे यहाँ तक हमारा रिक्वायर्ड सैंपल साइज 20 है वो पूरा. अब यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी काबिल गौर है कि ये सैम्पलिंग इंटरवल कैलकुलेट करने से पहले और हर अगली आइटम सेलेक्ट करने से पहले हम तमाम आइटम्स को, जो हमारे पास इंडिविजुअल आइटम्स हैं हमारी पॉपुलेशन के अंदर, हम उनको एक सीरियल नंबर देंगे 1 से लेकर 200 तक. तो इससे फिर हमारे लिए ये वो हर एक का इंडिविजुअल नंबर होगा, तो उसी के लिहाज से हम इनको सेलेक्ट करेंगे. तो ये है सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग. For systematic sampling to work best, the list should be random in nature and not have some underlying systematic pattern. अब यहाँ पर एक चीज़ इम्पोर्टेंट जो है कि हमारा जो आपस में जो चीज़ें हैं, आपकी जो पॉपुलेशन है वो आपस में, उसमें कोई सिस्टमैटिक एरर उसके अंदर नहीं होना चाहिए. That should be random in nature. For example, office directory with senior manager, middle manager, names are listed in each department. This can create a systematic problem. तो यहाँ पर ये इशू हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि जैसे अभी हमने 200 का नंबर लिया, तो हम फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हमारा सबसे पहला नंबर सेलेक्ट हुआ कि वो 9 है, 9, दूसरा 19, तीसरा 29, तो ऐसे सेलेक्ट होता जाएगा. अब ये 19 जो है, अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास जो पॉपुलेशन उसको अगर हम ड्रा करें तो वो वैसे ऐसे हो, तो ये जो फॉर एग्जाम्पल हमारा पहला पॉइंट जो ये वाला आ गया यहाँ, तो दूसरा कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तीसरा यहाँ आएगा, चौथा यहाँ आएगा. तो ये एक सिस्टमैटिक एरर आ गया. ऐसी अगर पॉपुलेशन हो जिसके अंदर इस तरह के जो है वो रिदम बढ़ रहा हो, तो फिर हमें ये सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग हमारे लिए वहाँ ठीक नहीं है. तो यहाँ पे एक इशू आ सकता है, इसलिए हमें इसके लिए केयरफुल होना होता है कि कहीं ऐसा सिलेक्ट सैंपल ना हमारा पॉपुलेशन ऐसी ना हो जिसके अंदर इस तरह का सिस्टमैटिक एरर हो. अगर ऐसा हो तो फिर हम सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग नहीं यूज करें. स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, it is a technique in which simple random sub-samples are drawn from within different strata that share some common characteristics. Within the group, they are homogeneous, and among the groups, they are heterogeneous. Stratified sampling हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमारी पॉपुलेशन एक जैसी नहीं होती, होमोजीनियस नहीं होती. मिसाल के तौर पर हम जेंडर के लिहाज से देखें तो पॉपुलेशन में मेल और फीमेल 2 अलग ग्रुप्स हैं, तो हम उन ग्रुप्स को अलग कर दें, हम स्ट्रैटा बना दें, एक सब सैंपल्स बना दें, एक मेल का स्ट्रैटम हो जाए और एक फीमेल का स्ट्रैटम हो जाए. इसी तरीके से अगर हम स्टूडेंट्स को देखें तो स्टूडेंट्स के डिफरेंट एकेडमिक डिसिप्लिन हो सकते हैं. तो स्टूडेंट इंजीनियरिंग के हैं, मैनेजमेंट के हैं, कंप्यूटर साइंस के हैं. तो अब उनकी हम अगर इस अंदाज में स्टडी कर रहे हैं तो ऐसा करेक्टरिस्टिक स्टडी कर रहे हैं जो इनके डिफरेंट एकेडमिक डिसिप्लिन को लेता है. तो अब उनको हम अलग स्ट्रैटम बनाएंगे, हर एक अलग स्ट्रैटा बनाएंगे, तो ये स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपल हो जाएंगे. जब ऐसी पॉपुलेशन हो जो हेटेरोजीनियस हो तो हम उसके सब ग्रुप्स बना के, और वह ग्रुप्स इस तरीके से हम बनाते हैं तो विद इन ग्रुप जो आइटम हो वो होमोजीनियस हो और अमंग द ग्रुप्स आइटम जो वो हेटेरोजीनियस हो. फॉर एग्जांपल, द स्टूडेंट बॉडी ऑफ CIIT इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, मैनेजमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग, and from each group students are selected for a sample using simple random sampling in each of the 2 groups. अब ये जो इंजीनियर का ग्रुप है उसमें भी होमोजीनियस लोग हैं, मैनेजमेंट साइंस के ग्रुप में भी लोग होमोजीनियस हैं. अब यहाँ पे हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग लगाकर उनमें से जितने आपका रिक्वायर्ड सैंपल है वो सिलेक्ट कर सकते हैं. द साइज ऑफ द सैंपल फॉर ईच ग्रुप इज डिटरमिन्ड बाय दैट ग्रुप्स ओवरऑल स्ट्रक्चर. तो जो मैनेजमेंट साइंस के लोग हैं, टोटल पॉपुलेशन के अंदर जो उनका प्रोपोर्शन है उतना ही उनका प्रोपोर्शन सैंपल के अंदर होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास टोटल 200 लोग हैं
जिनमें से हमारे पास सिर्फ 50 लोग हों मैनेजमेंट साइंस के और 150 हों इंजीनियरिंग के, तो उसी लिहाज से ही हम सैंपल के अंदर भी जो मैनेजमेंट साइंस का प्रोपोर्शन होगा वो 1/4 होगा, इंजीनियरिंग वालों का 3/4 होगा. तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम sampling. It is a technique in which the target population is first divided into clusters. Then a random sample of clusters is drawn. पहले आप पॉपुलेशन को क्लस्टर्स में डिवाइड करें, फिर उन क्लस्टर्स में से एक रैंडम सैंपल सेलेक्ट करें. And for each selected cluster, either all the elements or a sample of elements are included in the sample. फिर वो जो क्लस्टर सेलेक्ट किए हुए आपने, फॉर एग्जाम्पल आप में 10 क्लस्टर्स थे टोटल, जिनमें से आपने 4 सेलेक्ट किए. अब उन 4 क्लस्टर्स के अंदर या तो तमाम के तमाम एलिमेंट्स को ले लेंगे या फिर हम उनमें से भी हम रैंडमली सिलेक्ट करेंगे. Cluster samples offer more heterogeneity within groups and more homogeneity among the groups. क्लस्टर सैम्पलिंग में और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में ये फर्क है कि स्ट्रैटम जो एक ग्रुप होता है, सब ग्रुप होता है, वो विद इन ग्रुप आइटम्स जो होती हैं वो होमोजीनियस होती है. लेकिन क्लस्टर इस तरह का होता है कि उसमें विद इन ग्रुप आइटम्स जो होती हैं वो हेट्रोजीनियस होती है, लेकिन अमंग दी ग्रुप्स जो आइटम्स होंगी वो होमोजीनियस होंगी. ये थोड़ा सा क्लस्टर में और स्ट्रैटम में ये फर्क होता है. Area sampling, specific type of cluster sampling in which clusters consist of geographic areas such as counties, city blocks or particular boundaries within a locality. Area sampling जो है वो cluster sampling की ही एक फॉर्म है जो हम geographically हम एरिया को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं clusters. Area sampling is less expensive than most of the sampling designs and it is not dependent on sampling frame. क्लस्टर एरिया सैम्पलिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें जो मार्केट की, साहिवाल की मार्केट की अगर हम बात करें तो साहिवाल की मार्केट में चले जाएं तो वहाँ पे सदर बाज़ार है, पाकपतन बाज़ार है, सौड़ी गली है. वो डिफरेंट जो हमारे पास बाज़ार है, हम किसी एक बाज़ार में अगर दाखिल हो जाएं तो हम देखते हैं कि जो उनकी दुकानें हैं, एक बहुत बड़ी शॉप है, उसके साथ एक छोटी सी दुकान भी है, एक दरमियानी सी दुकान भी है. तो बड़ी छोटी दरमियानी जो उनके जो साइज है, उनका जो इन्वेस्टमेंट का, उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो वो एक मिक्सचर सा होता है. अगर आप पाकपतन बाजार अकेले को ले लें तो बहुत सारी जो दुकानें होंगी उसमें छोटा बड़ा चाट ताजर सब किस्म के ताजर वहाँ पर बैठे होंगे, तो ये एक क्लस्टर बनता है. तो आप सौड़ी गली को ले लें, ऐसी सौड़ी गली में भी बड़े छोटे लेवल की इन्वेस्टमेंट के लिहाज से दुकानें हैं, छोटे ताजर भी हैं, बड़े ताजर भी हैं, दरमियाने लेवल के ताजर भी हैं. तो इसलिए इसको हम क्लस्टर सैम्पलिंग के तहत हम यहाँ से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं. की मोटिवेशन इन क्लस्टर सैम्पलिंग इज कॉस्ट रिडक्शन. अब अगर हमने पाकपतन बाजार को जैसे अगर सिलेक्ट किया है तो वहाँ जाकर हमारे पास तो सैम्पलिंग फ्रेम पहले से नहीं है, तो हम जाकर वहाँ से जहाँ जो भी हमारे डाटा जिनसे हमने कलेक्ट करना है, जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन है, वो वहाँ के ताजर भी हो सकते हैं, वहाँ आने वाले कस्टमर्स भी हो सकते हैं. तो वो आमतौर पर ये जो चीज़ होती है वो हमारे लिए वहाँ पर सैम्पलिंग फ्रेम के बगैर ही हम वहाँ पर लोगों से तो उनसे हम डाटा कलेक्ट करें. फॉर एग्जाम्पल एरिया सैम्पलिंग की एक एग्जाम्पल है. अ सिटी मैप शोइंग द ब्लॉक्स ऑफ द सिटी is adequate information to allow the researcher to take a sample of the blocks and obtain data from the residents there. If you wanted to survey the residents of the city, you would get a city map, take a sample of city blocks and select respondents within each city block. तो ये आप एरिया सैम्पलिंग का जो है इस तरीके से कंडक्ट कर सकते हैं. मैं अगर छोटी सी एग्जाम्पल अगर लूँ, ये जो हमारे पंजाब के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो ये हमें 36 डिस्ट्रिक्ट्स को अगर हम क्लस्टर मान लें तो उनमें से हम 36 में से 10 क्लस्टर जो हैं 10 डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लें रैंडमली, तो ये क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग होगी. तो इसी के बाद फिर हम वो जो 10 क्लस्टर सेलेक्ट किए हैं उनमें आगे मजीद जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं हम अपने उनको सिलेक्ट करके अपनी मतलूबा जो रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक है जो हम स्टडी करना चाहते हैं वो हम स्टडी कर सकते हैं. सिंगल स्टेज एंड मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग. Single stage cluster sampling involves the division of population into convenient clusters, randomly choosing the required number of clusters as sample subjects and investigating all the elements in each of the randomly chosen clusters. अब सिंगल स्टेज में और मल्टी स्टेज में थोड़ा सा है. सिंगल स्टेज में क्या होता है कि हम जो 10 क्लस्टर 36 में से सिलेक्ट किए, हम उसके अंदर हर एक को स्टडी करेंगे, ऑल पॉपुलेशन जो भी होगी. मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं ये 36 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनके अंदर जो मिडिल स्कूल की सिचुएशन क्या है, मिडिल स्कूल की सिचुएशन क्या है.
हम 36 डिस्ट्रिक्ट पंजाब के हैं, इनमें से 10 डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया। अब हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर तमाम के तमाम मिडिल स्कूल जो थे उनको ले लिए और उनकी सिचुएशन को सिलेक्ट किया। इट इज सिंगल स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग। और मल्टी स्टेज कब होगी? Cluster sampling can also be done in several stages and is then known as multi-stage cluster sampling. हमने किया जी पहली स्टेज पर 30 डिस्ट्रिक्ट में से हमने 10 डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लिया, तो ये फर्स्ट स्टेज होगी। अब हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो एक डिफरेंट नंबर ऑफ हाई स्कूल्स हैं, जो सेकेंडरी स्कूल्स हैं, तो फॉर एग्जाम्पल हम डिस्ट्रिक्ट कसूर की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कसूर के अंदर हमने चेक किया तो हमें पता चला जी उसमें 50 जो है वो सेकेंडरी स्कूल। अब 50 सेकेंडरी स्कूल तमाम के तमाम को अगर हम स्टडी करेंगे तो ये सिंगल स्टेज थी। हमने कहा कि नहीं जी हम तमाम को स्टडी नहीं कर सकते, हमने उन 50 में से फिर एक मजीद सैंपल सिलेक्ट किया वो 20 का था, तो ये सेकंड स्टेज होगी। अब सेकंड स्टेज पर फिर हमने जो 20 का सैंपल सिलेक्ट किया रैंडमली, हम उन स्कूलों में गए, वहाँ के हेडमास्टर से मिले और उसके जो सिचुएशन थी हमारे स्कूलों के, उन 20 स्कूलों की, वो हमने स्टडी। तो ये 2 स्टेज सैंपलिंग है। इसी तरीके से 3 स्टेज 4 स्टेज हो सकती है, तो इट इज कॉल्ड मल्टी स्टेज सैंपलिंग। Another example, if we were to do a national survey of the average monthly bank deposits, cluster sampling would be used to select the urban, semi-urban and rural geographical locations for study. At the next stage, particular areas in each of these locations would be chosen. At the third stage, banks within each area would be chosen. तो ये एक 3 stage sampling हो जाएगी, it is called multi-stage sampling. Double sampling, a sampling design where initially a sample is used in a study to collect some preliminary information of interest and later a subsample of this primary sample is used to examine the matter in more detail. पहली स्टेज में हमने एक सैंपल सेलेक्ट किया। फॉर एग्जाम्पल हम स्टूडेंट्स के हवाले से बात करते हैं, स्टूडेंट परफॉर्मेंस को जानना चाहते हैं, हमने 100 स्टूडेंट जो है वो सिलेक्ट किया। अब उन 100 पहले उनमें से हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। अब उन 100 में से हमने 10 को अलग सेलेक्ट कर लिया उन्हीं 100 में से, और ताकि हम इन डिटेल उनसे हमें एक्सप्लोर चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर सकें। तो इट इज़ कॉल्ड डबल सैंपलिंग। Another example, a structured interview might indicate that a subgroup of respondents has more insight into the problems of the organization. These respondents might be interviewed again and again and asked additional questions. ये ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से अगर हम प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो इसलिए हम डबल सैंपलिंग को यूज कर सकते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, कॉमन टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग आर कन्वीनियंस सैंपलिंग, जजमेंट और पर्पसेस सैंपलिंग, quota sampling and snowball sampling. Convenience sampling, sampling techniques which selects those sampling units which are most conveniently available at a certain point over a period of time. तो convenience, ये नाम से भी जाहिर है convenience sampling. फॉर एग्जाम्पल हमने स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है तो हम क्या है, मैनेजमेंट साइंस डिपार्टमेंट के गेट पर खड़े हो जाते हैं, जो भी स्टूडेंट एंटर होता है हम उसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। हमने 100 स्टूडेंट सेलेक्ट करना था, जब 100 पूरा हो गया तो हमने उनको अपना सर्वे कंप्लीट कर लिया और उसकी इंफॉर्मेशन उसका एनालिसिस कर लिया। इट इज कन्वीनियंस सैंपलिंग। मेजर डिसएडवांटेज ऑफ कन्वीनियंस सैंपलिंग इज दैट इज कोई कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल। मेजर एडवांटेज जो है वो है कि बड़ी आसानी से आपने सारा काम किया, बट अ मेजर डिसएडवांटेज इज दैट द सैंपल मे नॉट बी रिप्रेजेंटेड। यहाँ पे ये इशू आ सकता है कि आपका सैंपल रिप्रेजेंटेटिव ना हो, ये इसका डिसएडवांटेज हो सकता है। अगर हम कई रिसर्चर कन्वीनियंस सैंपलिंग को यूज करता है तो देन ही और शी हैज टू कंसीडर हाउ ही और शी कैन मेक इट रिप्रेजेंटेटिव। Convenience sampling is best used for the purpose of exploratory research and supplemented subsequently with probability sampling. Convenience sampling को हम जो एक्सप्लोरेटरी लेवल पर जो इनिशियल लेवल होता है उसके लेवल अगर हम यूज करें और उसके बाद फिर प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड्स को इन्वॉल्व कर लें तो अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। यानी हो अगर कोई रिसर्चर कन्वीनियंस सैंपलिंग को ही यूज करना चाहता हो उसके लिए फिर जरूरी है कि वो आप इस अंदाज से स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करें कि उसका जो है सैंपल रिप्रेजेंटेटिव। Judgment or purposive sampling. Sampling technique in which the business researcher selects the sample based on judgment about some appropriate characteristic of the sample member. तो ये उसकी अपनी जजमेंट जो होती है, तो जजमेंट का
ऐसे यूज करता है, जजमेंट को ऐसे यूज करता है कि उसका जो सैंपल है दैट बिकम्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन. फॉर एग्जांपल, selection of certain students who are active in university activities to inquire about the sports and recreation facilities at the university. तब हमें जो स्टूडेंट्स, जो ऐसे स्टूडेंट्स जो अच्छा इन्वॉल्व होते हैं इस तरह के स्पोर्ट्स में, हम उनको सिलेक्ट करके हम ये मजीद इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं. जजमेंट सैम्पलिंग. कोटा सैम्पलिंग. दिस इज द सैम्पलिंग टेक्निक in which the business researcher ensures that certain characteristics of a population are represented in the sample to an extent which he or she desires. कोटा सैम्पलिंग अपने नाम से जाहिर है, तो इसमें कोटा सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से हम एक कोटा सेलेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, a business researcher wants to determine through interviews the demand for product X in a district which is very diverse in terms of its ethnic composition. अगर different ethnic compositions हैं एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर और इस प्रोडक्ट X के हवाले से जो हम उसकी डिमांड जो है उसको स्टडी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम कोटा ले सकते हैं. जितने एथनिक ग्रुप्स हैं, हर ग्रुप की जो representation है. If the sample size is to consist of 100 units, the number of individuals for each ethnic group interviewed should correspond to the group's percentage composition of the total population of that district. For example, हमारे पास 4 ग्रुप्स हो, एथनिक ग्रुप्स, हम चारों की डिफरेंट कंपोजिशन होगी ओवरऑल जो उनकी टोटल पॉपुलेशन के अंदर. एक ग्रुप है वो 25% है, दूसरा जो है वो 10% है, तीसरा जो है वो 50% है और बाकी जो बचता है वो 4%. हम जितना ये उनकी जो परसेंटेज टोटल के अंदर है, जो प्रोपोर्शन उनका टोटल के साथ है, टोटल के अंदर है, उतना ही प्रोपोर्शन के हम सैंपल वहाँ से लें, तो कोटा सैंपल. कोटास हैव बीन सेट फॉर जेंडर ओनली. अगर हम जेंडर बेस्ड है, जेंडर की बेस पर अगर हम कोटा सेलेक्ट कर रहे हैं, अंडर द सर्कमस्टेंसेस इट इज ऑफ नो सरप्राइज that the sample is representative of the population only in terms of gender, not in terms of race. जब हमने जेंडर को बेस बनाकर कोटा लिया, तो फिर जेंडर की बेस पर ही हमने उसको कोटा फिक्स करना है, रेस की बुनियाद पर या किसी और की चीज की बुनियाद पर नहीं हम करेंगे. कोटा सैंपलिंग जेंडर की बेस पर अगर हम बात करें, मेल और फीमेल है, अगर हमारे पास 50% मेल और 50% फीमेल हो, तो हम उनकी जो सैंपल के अंदर भी फिर 50-50% ही आनी चाहिए. Snowball sampling. This is the sampling technique in which individuals or organizations are selected first, and then additional respondents are identified based on the information provided by the first group of respondents. Snowball sampling में ये होता है कि हमारे पास बहुत रेयर लोग होते हैं उस कैरेक्टरिस्टिक्स के जिनको हम स्टडी करना चाहते हैं, तो हमें कुछ लोग मिले, हमने उनसे इंफॉर्मेशन ली, फिर उनसे पूछा, उनसे इंफॉर्मेशन लेकर अगले लोगों को हम आइडेंटिफाई किया, फिर उनसे हमने डाटा कलेक्ट किया, फिर उनकी जो रिकमेंडेशन पर कुछ अगले लोगों को आइडेंटिफाई किया, तो इट इज कॉल्ड स्नोबॉल सैंपलिंग. द एडवांटेजेस ऑफ स्नोबॉल सैंपलिंग आर द स्मॉलर सैंपल साइज एंड लो कॉस्ट. A major disadvantage is that second group of respondents suggested by the first group may be very similar and are not representative of the population with that characteristic. यहाँ पे एक इशू जो है, एक तो ये है कि आप एक बंदा सिलेक्ट किया, 2 बंदे सिलेक्ट किए, उससे आगे 4 बंदे सिलेक्ट किए, तो हमारा सैंपल साइज जो है वो थोड़ा सा होगा, उनको स्टडी करना भी ईजी होता है, लेकिन उसकी कॉस्ट भी लो आएगी. ज़ाहिर है थोड़े लोगों को स्टडी करेंगे तो कॉस्ट लो आएगी, लेकिन उसका डिसएडवांटेज ये होगा कि पहला ग्रुप जो था वो तो हमने जैसे भी सिलेक्ट कर लिया, हो सकता है रैंडमली सिलेक्ट किया हो, लेकिन उनके रिकमेंडेशन पर जो नेक्स्ट ग्रुप आएगा वो यकीनन उनके कोई दोस्त होंगे, कोई उनके जानने वाले होंगे, उनके अपने सर्कल के अंदर के लोग होंगे, तो हो सकता है फिर वो हमारी जो पॉपुलेशन का जो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल वो ना बन सके. फॉर एग्जाम्पल, थ्रू अ सैंपल ऑफ 500 इंडिविजुअल्स, 20 antique car enthusiasts are identified, which in turn identify a number of other antique cars enthusiasts. ये एक नई एग्जाम्पल है कि हमारे पास 500 लोगों में से हमने 20 लोग सिलेक्ट किए जो एंटीक कार के हवाले से बहुत जो है वो अपना एक शौक रखते हैं, फिर उनसे आगे मजीद हम उनसे पूछकर आगे मजीद लोगों को आइडेंटिफाई किया और उनसे डाटा कलेक्ट किया. That is the example of snowball sampling. More snowball sampling. More systematic versions of snowball sampling can reduce the potential for bias. अब जब हमने कहा कि ये रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं होगा तो ये बायसनेस होगी, इसको मिनिमाइज किया जा सकता है. क्या है कि हम जरा सिस्टमेटिक वे में थोड़ा सा अच्छे अंदाज में उसको
हैंडल करें. फॉर एग्जाम्पल रेस्पोंडेंट ड्रिवन सैम्पलिंग गिव्स फाइनेंशियल इंसेंटिव्स टू रेस्पोंडेंट्स टू द पीएस. तो मजीद जो लोग हैं हम उनके लिए अगर हम कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट रख दें, कोई ऑनरेरियम रख दें ताकि वो हमें आसानी से डाटा मिल जाए और लोग भी आसानी से मिल जाए, तो इस तरीके से हम ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल सेलेक्ट कर सकते हैं. Okay, recap of this lecture. Simple random sampling and restricted sampling are two basic types of probability sampling. Probability sampling उसमें हमने स्टडी किया सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग को, क्लस्टर सैम्पलिंग, सिंगल स्टेज और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग और डबल सैम्पलिंग को, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग और स्नोबॉल सैम्पलिंग. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह.